आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का मोस्ट विवी या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह सभी के सभी किताब से गेस किया गया प्रश्न है जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में ज़रूर पूछा जाएगा। और टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 20 है इस क्लास में। अगर यह 20 ऑब्जेक्टिव आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो हूबहू 2026 बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा सिर्फ इस वीडियो से, क्योंकि इंपोर्टेंट गेस प्रश्न छांट कर लाया गया है। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन आपको लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के छात्रों के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उन्हें भी यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का पढ़ने का मौका मिले। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। 1 का राइट आंसर सी होगा। यह सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है। राइट आंसर 2 का ए होगा, आत्मा है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और उपनिषद के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। तो मंगलम पाठ में किस रूप में मंत्र है, यानी किस रूप में रखा गया है, तो यह पदात्मक रूप में रखा गया है। 4 का राइट आंसर ये होगा, यानी पद के रूप में है। तो आपको याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो सत्य से किसका रास्ता खुलता है, तो सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। 5 का राइट आंसर बी होगा, देवलोक का रास्ता खुलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। 6 का राइट आंसर बी होगा, परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है 7 नंबर में कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो नदियाँ अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। 7 का राइट आंसर ए होगा, आपको याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परंतु यह सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की ईशावास्य उपनिषदों में किसके विषय में कहा गया है। तो ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो यह सत्य के विषय में बताया गया है। राइट आंसर 8 का डी वाला होगा, सत्य के विषय में। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा 9 का। सत्य मार्ग से विद्वान यानी साधक पुरुष देवलोक जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 10 नंबर में। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पूछा है कि निम्न में से कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो निम्न में से कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा, 10 का 100% आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि सत्य के लिए किसको हटा देना चाहिए। तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए। किसको हटा देना चाहिए, तो यहाँ पे टिक गड़बड़ लग गया था। तो आपका राइट आंसर 11 का हो जाएगा, डी वाला। हिरण्य पात्र को हटा देना चाहिए। सत्य धर्म के लिए यानी सोनमय पात्रों को, सोने जैसे पात्रों से सत्य का मुंह ढका है, इसीलिए हिरण्मय पात्रों को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। तो ऋषि लोग जितने भी होते हैं वो देवलोक जाने के लिए कौन सा मार्ग को चुनते हैं, तो वह सत्य का मार्ग को ही चुनते हैं। राइट आंसर 12 का बी होगा, सत्य का मार्ग को चुनाव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर
कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो यह मध्यकाल में हुआ था। 13 का राइट आंसर सी होगा, मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। राइट आंसर 14 का ए होगा, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2525 वर्ष पुराना है। किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, 2525 वर्ष पुराना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि देवलोक का निर्माण किससे होता है। सॉरी, देवलोक नहीं, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था। तो गोलघर का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। राइट आंसर 16 का डी होगा, अंग्रेजों ने। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि देवलोक क्या है, तो देवलोक सत्य का खजाना है और ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आया था। तो पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो भगवान बुद्ध ने आया था। राइट आंसर 17 का सी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। राइट आंसर आपका सी होगा, 18 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। राइट आंसर 19 का ए होगा, गुप्त वंश के शासनकाल में। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो गुप्त वंश वालों ने कौमुदी महोत्सव को शुरू किया था। और आजकल हम लोग जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। तो आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो विद्यार्थी कमेंट करके बताते हैं कि ये आपका क्वेश्चन तो हम पूरा फोड़ दिए, सब हल्का क्वेश्चन है, कमेंट में ऐसे ऐसे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन लिए हो, तो उनको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर कमेंट बॉक्स में बता देगा ना, तो हम मान लेंगे 100% कि वो हमारा छात्र है और वह अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई किया है और उनको 450 प्लस कोई लाने से नहीं रोक सकता है। अगर इस क्वेश्चन का बिना गूगल पे सर्च किए हुए या बुक का इस्तेमाल किए हुए, बिना बुक का इस्तेमाल किए हुए क्वेश्चन का आंसर बताएगा, वह 450 प्लस 100% बोर्ड परीक्षा में जरूर लाएगा, हमारा यह गारंटी है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।